नमस्कार। ज्ञान गुरु सैंडी में मैं संदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम कुछ डिफरेंट करेंगे, यानी कि आज हम 3 कहानियां सुनेंगे। मोटिवेशन वाली बातें तो होंगी लेकिन थोड़ा सा अलग अंदाज में, यानी कि जैसे नानी दादी के ज़माने में लोग कहानियां सुन के एंजॉय किया करते थे, आज उसी तरीके से हम 3 अलग अलग कहानियाँ सुनेंगे और तीनों के मोटिवेशन को हम एक धागे में पिरोएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये कहानी है एक बाप और एक बेटे की। इसमें क्या होता है, बेटा पूछता है कि पापा मेरी ज़िंदगी की कोई वैल्यू है। उसके पिताजी उसे एक पुराना सा पत्थर उठा कर देते हैं और कहते हैं कि एक बार इसे सब्जी मार्केट में बेच के आओ, कोई भी कीमत पूछे तो सिर्फ 2 उंगलियां दिखाना और बताना मुझे क्या हुआ। लड़का खुशी खुशी सब्जी मार्केट चला गया। कुछ नया उसको करने को मिल रहा था। उसने अपने तौलिए को बिछाया, खुद उस पर बैठा, पत्थर को सामने रखा। कुछ देर के बाद एक बुढ़िया आई। उसने आके पूछा, बेटे कितने का दिया? लड़के को अपने पिता की बात याद थी। उसने सिर्फ 2 उंगलियां ऐसे ऊपर की। बुढ़े ने बोला, अच्छा 200 रुपये की है। यह बोल के वो आगे चली गई। लड़का दौड़ता हुआ अपने पापा के पास गया, बोला, पापा इस पत्थर के पूरे 200 रुपये मिल रहे हैं। उसके पापा बोले, बेटा ऐसा करना, कल तुम उस म्यूज़ियम के सामने जाके बैठ जाना। लड़का अगले दिन म्यूज़ियम के सामने जाके बैठ गया। म्यूज़ियम में आने जाने वाले लोगों ने देखा उसको, काफ़ी ध्यान से देखा। उसके बाद उन्होंने पत्थर को देखा। उसमें से एक ने बोला, कितने के दे रहे हो पत्थर? लड़के को अपने पिता की बात याद थी। उसने 2 उंगलियां ऐसे ऊपर उठा दी। उसने बोला, 20,000। 20,000 इसकी सही कीमत होगी। लड़का ना बोला और उठ के अपने पिताजी के पास चला गया और बोला, पापा आपको पता है इसकी कीमत तो आज 20,000 रुपये लगी है। उसके पिताजी बोले, ऐसा करना बेटा, कल जो वो कीमती पत्थरों वाला मार्केट है वहाँ चले जाना, एक बार वहाँ पे जाके बैठ जाना। लड़के ने वही किया। तीसरे दिन वो कीमती पत्थरों वाले मार्केट में चला गया। वहाँ से गुजरने वाले कुछ लोगों ने उसे देखा और देख के उस पत्थर को आंका, बोला, अरे ये पत्थर, इसे तो हम बहुत दिन से ढूंढ रहे थे, इसकी मैं कितनी कीमत तुम लगा रहे हो? लड़के ने 2 उंगली ऐसे ऊपर कर दी। बोला, यार 2 लाख तो काफ़ी ज़्यादा है, 1.5 लाख के आसपास मैं इसकी दे सकता हूँ। लड़का आश्चर्यचकित हो गया। वह दौड़ता हुआ अपने पिताजी के पास गया, बोला, पापा आपको पता है इसकी कीमत 2 लाख रुपए बता रहा था और वो 1.5 लाख में लेने को तैयार था। उसके पिताजी मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए बोले कि बेटा मैं तुझे इसका मतलब समझाता हूँ। ना 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 ना, बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं होना है। पहले कहानी के निष्कर्ष पे हम आएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। तो होता क्या है, एक राज्य रहता है। वहाँ के राजा का सिलेक्शन होता है एक गांव से, जहाँ का समझदार व्यक्ति को एक मौका दिया जाता है राजा बनने का। लेकिन शर्त सिर्फ एक होती है कि 5 साल के बाद उस व्यक्ति को ऐसे गुमनाम जगह पर भेज दिया जाएगा जहाँ इंसान का नामो निशान नहीं है। एक घना जंगल है और ढेर सारे जानवर हैं। लेकिन राज्य करने की लालसा में वह व्यक्ति हर समय हाँ बोल दिया करता था। तो वहीं से हर एक 5 साल पे राजाओं को सिलेक्ट किया जाता था और हर 5 साल के बाद जब पूरा वो राज्य पाठ को फ़ायदा उठा लिया, जब वो उन्होंने पूरी तरह से उस राज्य पे राज्य कर लिया, फिर उनको उस गुमनाम जगह पे भेज दिया जाता था। इसी तरह से अभी के समय में एक और राजा की बारी आई। तो इन लोगों ने उस गांव में जाकर एक व्यक्ति की तलाश की जो काफ़ी समझदार है और उसे कन्विंस किया कि भैया अब आपकी बारी है, आप इस बार राजा बनने के लिए तैयार हो जाओ। व्यक्ति ने काफ़ी सोचा, फिर उसने हाँ बोल दिया। वहाँ जैसे ही वो उसका राजा का सिलेक्शन हो गया, 3 दिन के बाद उसने क्या किया कि उसने बोला कि भाई मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ तुम 5 साल के बाद बंदों को भेजते हो। तो चूँकि ये राजा था, इसके बाद तो प्रजा को माननी ही थी, तो वो उसे उस जगह पे ले जाते हैं। वहाँ जाके वो देखता है कि काफ़ी घना जंगल है और कई सारे राजाओं के जो हैं लाश वहाँ पे पड़े हुए हैं कंकाल स्वरूप। तो सबसे पहले इसने क्या किया, प्रथम वर्ष में इसने उस जंगल की वहाँ पे छटाई करवाई और जंगली जानवरों को वहाँ से हटवाया। अगले वर्ष इसने क्या किया, वहाँ पे और भी आगे प्रगति करवाई और भी साफ़ सफाई करवाई। तीसरे वर्ष में इसने क्या किया, वहाँ एग्रीकल्चर को प्रमोट किया। चौथे वर्ष इसने क्या किया, इसने नगर बसाना शुरू किया, लोगों को वहाँ पे बसाना शुरू किया।
5वें में क्या चला गया, ये इसने वहाँ पे सब तरह के सुख सुविधाएं जो हैं ये सब वहाँ पे मुहैया करवाई। साथ के साथ वो इन 5 सालों में अपनी सेविंग्स को बचाता चला गया, यानी कि उसे ये पता था कि अगले 5 साल के बाद मुझे वहाँ भेज दिया जाएगा। तो उसने क्या की, प्री प्लानिंग की। इसके बाद जब 5वां साल आ गया तब लोगों ने कहा कि भाई अब आपको वहाँ भेजना है हमें। राजा खुशी खुशी तैयार हो गया। लोगों को समझ में नहीं आया कि ये खुश क्यों है। इस खुश होने का राज जो है हम तीसरे कहानी के बाद जानेंगे। बढ़ते हैं तीसरी कहानी की ओर। ये कहानी है एक राजा की और उसके मंदबुद्धि बच्चे की। तो ये मंदबुद्धि बच्चा ऐसा था कि इसकी समझ में कुछ भी नहीं आता था। बड़े हाथ पांव जोड़ के राजा ने वहाँ के गुरुकुल में जाकर गुरुजी से ये रिक्वेस्ट किया कि इस बच्चे का आप प्लीज़ दाखिला करवा लीजिए और जो भी इसे समझा सकें आप समझा दीजिए, वरना मेरा राजपाट कौन देखेगा। गुरुजी ने दया करके उस बच्चे को अपने गुरुकुल में रख लिया, पर उसे कुछ समझ में नहीं आता था। एक बार उसने गुरुजी को ये बोलते सुन लिया कि परमात्मा का वास सबके अंदर होता है। ये बात उसके मन में बैठ गई। एक बार गुरुजी किसी कार्य से वैद्य जी को बुलाने के लिए गांव चले गए। इसी बीच उस गुरुकुल में एक सर्प ने प्रवेश किया। हाहाकार मच गया। सारे विद्यार्थी जो शिष्य थे वो सबके सब आश्रम छोड़ के भाग गए, सिवाय मोहन के, जो कि राजा का बेटा था। लोगों ने उसे कहा, उसके मित्रों ने उसे कहा कि बाहर आ जाओ, ये सर्प तुम्हें डस लेगा। वह अपने हाथ को जोड़कर ये कहा कि नहीं, गुरुजी ने कहा था कि हर किसी में परमात्मा का वास होता है, इस सर्प में भी परमात्मा का वास है, तो मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा, बल्कि इनका मैं आदर सत्कार करूँगा। उसका जो परम मित्र था हिम्मत करके अंदर आया, बोला यार मोहन तू आजा बाहर। वो बोला नहीं, मैं गुरुजी की बात नहीं टालूंगा। उसने हाथ जोड़कर सर्प को कहा, हे सर्प, आपको मेरा नमन स्वीकार करना ही होगा। आप में परमात्मा का वास है और मैं आपको प्रणाम करता हूँ। पर सर्प जो है अपने जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी कि उसके हिसाब से उसने क्या किया, उस मोहन को उसने डस लिया। किस्मत से उसी वक्त गुरुजी जो वैद्य जी को लेकर के वापस आ रहे थे और मोहन को बचा लिया गया। होश में आने के बाद उसने बोला कि गुरुजी ये कैसी पढ़ाई कराई आपने, आप तो पढ़ा रहे थे कि परमात्मा का वास सब में होता है। गुरुजी आश्चर्यचकित, बोले तुम्हारे मंदबुद्धि में ये बात कहाँ से आ गई। उसने बोला मैंने आपको सुना था पढ़ाते हुए। तो इन्होंने बोला यार जब उस सर्प में तुम्हें परमात्मा दिखाई दे रहा है, तो फिर ये जो तुम्हारे मित्र हैं जो तुम्हें ये बोल रहे थे कि बाहर आ जा, ये भी तो परमात्मा का ही रूप है, परमात्मा तो सब में है। तो तुमने क्या किया, तुमने समस्या के ऊपर अपनी नज़रें गड़ाई रखी, समाधान भी तुम्हारे साथ ही था जिस पे तुमने ध्यान दिया ही नहीं। तो बढ़ते हैं तीनों कहानी के निष्कर्ष की तरफ। पहले कहानी से हम ये शिक्षा लेते हैं कि जो हमें प्यार करते हैं उन्हें हमारे लाइफ की वैल्यू, हमारी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो हमें प्यार नहीं करते हैं या जो दूसरे लोग होते हैं जो सिर्फ हमें इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए हमारी वैल्यू ज़ीरो होती है। मतलब कि आपकी वैल्यू आप डिसाइड करोगे कि आप अपने आप को किस जगह पर रखते हो। मार्केट में उसी पत्थर की कीमत 200 रुपये थी और कीमती पत्थरों की जगह पर उसकी कीमत जो है 1.5 लाख रुपए थी। तो आप देखो आप अपने आप को कहाँ रखना पसंद करोगे। दूसरे कहानी की तरफ आते हैं। दूसरे कहानी का तात्पर्य यह था कि जो हमारा अनमोल समय होता है, जो हमारा मेहनत का समय होता है, उस मेहनत के समय को हम लग्जरी में, एंजॉय करने में बिता देते हैं। लेकिन अगर उसी समय को हम प्लान करने में, एग्जीक्यूट करने में और सही से उसको सही दिशा देने में लगा दें, अपनी सेविंग्स को अपने पास रख लें, तो फिर हम बाद में एंजॉय कर पाएंगे। तो जो भी राजा बनते थे पहले उस किंगडम के, वो क्या करते थे, वो लग्जरी में अपना पूरा जीवन बिताते थे, राजपाट करने में पूरा अपना दमखम दिखाते थे, अत्याचार करने में या लोगों पे ये दिखाने में कि भाई मैं राजा हूँ। लेकिन जो राजा बाद में सिलेक्ट हुआ था उसने क्या किया, वो राजा हो के भी राजा की तरह नहीं बल्कि अपने लिए उसने कुछ सेविंग्स की और उस जगह को ठीक करवाया जहाँ पे बाकी राजाओं को फेंक दिया जाता था। यानी कि प्लानिंग वर्क ज़रूर करेगा अगर आप उसको सही ढंग से एग्जीक्यूट करोगे मैनेजमेंट के साथ। बढ़ते हैं तीसरी कहानी की तरफ। उसमें क्या होता है कि उसमें जो है शिष्य के दिमाग में ये रहता है कि गुरुजी ने ये बताया है कि भाई परमात्मा का वास सब में होता है, लेकिन उसने क्या किया, उसने समस्या के ऊपर तो
जोर दिया, समाधान पे जोर नहीं दिया। यानी कि तात्पर्य यह है कि जहाँ समस्या होती है वहाँ समाधान भी होता है। परमात्मा ने आपके लिए अगर कुछ कष्टदायक समय बनाया है तो कुछ आरामदायक समय भी बनाया है, बस आपको अपनी नज़रों से उसे पहचानना है। ऐसा नहीं है कि कोल्हू की बैल की तरह सिर्फ आप एक चीज़ को देख रहे हैं कि नहीं यही, ऐसा नहीं है। जो आपके गुरु हैं वो कभी भी आपको गलत गाइड नहीं करेंगे, बट बस आपको अपने मन से ये पहचानना है कि सही दिशा कौन सी है जो मुझे लेनी है। तो आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको अपने लाइफ की वैल्यू, इसके बाद जो है आपका टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, और तीसरा जो है सही गलत के बीच में फैसला करना, यानी कि प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस के बीच में सॉल्यूशंस की तरफ जाना, तीनों आपको आइडिया लग गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। गौतम बुद्ध का प्रकाश आपके जीवन में सदैव ऐसे ही पड़ता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार।